Hello everyone, good morning to all of you. Now this is our polity lecture number 8. 2018 का जो साल था हमारे लिए काफ़ी लकी था। उस समय हमारे पास वो 120 सिलेक्शंस हुए थे। ही इज़ आवर मेंटर, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप, and he is a passionate teacher, professional soldier and qualified doctor and psychologist. He is an MBBS MA in MBBS MA psychology by qualification and pursuing MA security and defense law from Nalsar University of Law, author of 3 best-selling books for CAPFSC preparation for MC Grahill publication. He joined CISF in 2014 after cracking UPSC CAPFSC 2012 with All India rank 80. He has served in CISF for 5 years as assistant commanding, and he has previously worked as medical officer class 1 with the government of Maharashtra and assistant lecturer in forensic medicine in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Now, as we can say, I have a 5+ year of teaching experience both online and offline institution, and I pursued MBA from FMSTU New Delhi and preparing UPSC CSC. Last year I appeared in UPSC CSC interview. So now our first topic is of course गवर्नर. सो हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान में राज्य में सरकार की उसी तरह की परिकल्पना की गई है जैसे कि केंद्र के लिए. इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं और संविधान के 6ठे भाग में राज्य सरकार के बारे में बताया गया है. ये व्यवस्था जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए लागू नहीं होता, लेकिन अब लागू होगी. इसे विशेष दर्जा प्राप्त है और राज्य का स्वयं का अपना संविधान है. एक चीज़ आपको समझना है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का होता है उसी तरीके से राज्यपाल का होता है. कुछ चीज़ों में डिफरेंट है इन दोनों का पावर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 के तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल. इस तरह राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता जैसे केंद्र में उपराष्ट्रपति होते हैं. राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख संवैधानिक मुखिया होता है. राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है. इस तरह राज्यपाल कार्यालय दोहरी भूमिका निभाता है और सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के धारा के अनुसार ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त, जिसे हम बोल सकते हैं, किया जा सकता है. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा. अब एक चीज़ और देखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जा रही है. राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता है. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है. इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार का अधीन रोजगार नहीं है और ये एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है. ये केंद्र सरकार का अधीनस्थ नहीं है. संविधान में वैश्विक मताधिकार के तहत राज्यपाल के सीधे निर्वाचन के बाद उठी, लेकिन संविधान सभा ने वर्तमान व्यवस्था यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को ही अपनाया, जिसके निम्नलिखित कारण है. पहला, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है. सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री राज्यपाल बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है. राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है. राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है. एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, वह निष्पक्ष और निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा. तो राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी और जो राजनीतिक स्थिरता और देश की एकता को प्रभावित करेगी. राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा. राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है. मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा. इसलिए अमेरिकी मॉडल जहां राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है उसको छोड़ दिया गया और वहां कनाडा जहां राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृति किया गया. तो संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 एलिजिबिलिटी निर्धारित की. पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो. 2008 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 36,000 से बढ़ाकर 1,10,000 प्रतिमाह कर दिया. तो ये चीज़ हमने देखा. अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि
राज्यपाल की पदावधि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यालय पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयत पद धारण करता है और मतलब उनके रिकमेंडेशन से। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति का के अंदर का मामला न्यायपूर्ण नहीं है। राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा न ही कार्यालय की निश्चिंतता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है और संविधान ने ऐसी विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। इसलिए वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में यानी 1989 में ने उन सभी राज्यपालों को त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया था। अतः कुछ राज्यपाल को बदला गया था जबकि कुछ को बने रहने दिया गया था। तो यह प्रक्रिया 1991 में दोहराई गई जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। पीवी सिंह चंद्रशेखर द्वारा नियुक्त 14 राज्यपालों को बदल दिया गया। राष्ट्रपति एक राज्यपाल के उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसी तरह राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है उसको भी राज्य के अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। तो ये थी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि राज्यपाल की शक्तियाँ उसके अलग अलग हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वही जैसे प्रेसिडेंट का होता है ना। लेकिन एक चीज़ जानिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के और राज्यपाल के वीटो शक्ति की तुलना करते हैं, तो राष्ट्रपति की अगर बात करें सामान्य विधेयकों यानी ऑर्डिनरी बिल से, तो प्रत्येक ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक जब वो संसद के दोनों सदनों चाहे अलग अलग या संयुक्त बैठक से पारित होकर आता हो, उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। और इस मामले में उसके पास 3 विकल्प हैं। पहला, वो विधेयक की स्वीकृति दे सकता है, फिर विधेयक अधिनियम बन जाता है, और विधेयक अपनी स्वीकृति रोक सकता है। ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। तो यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति को उससे स्वीकृति अवश्य देनी होती है ना। मैं राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहा हूँ। इस तरह राष्ट्रपति के पास स्थगन वीटो का अधिकार है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, तो बिल को स्वीकृति दे सकता है, जिसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। वो बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, फिर वो विधेयक बिल खत्म हो जाएगा और एक्ट नहीं बन पाएगा। वह विधेयक को राज्य विधान परिषद के सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। सदन द्वारा 6 महीने के भीतर इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। और यदि इसको कुछ सुधार या बिना सुधार के राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए दोबारा भेजा जाए तो राष्ट्रपति इसे देने के लिए बाध्य नहीं है। वह स्वीकृति कर भी सकता और नहीं भी। वहीं अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें सामान्य यानी ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड, तो प्रत्येक साधारण विधेयक को विधानमंडल के सदन या सदनों द्वारा पहले या दूसरे मौके में पारित कर इसे राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। पहला, वह विधेयक और स्वीकृति को प्रदान कर सकता है और विधेयक फिर से एक्ट बन जाता है। वह विधेयक को अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाए तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति अवश्य देनी होती है। इस तरह राज्यपाल के पास केवल स्थगन वीटो का अधिकार है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के केवल के लिए सुरक्षित रख सकता है, और जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखता है तो उसके बाद विधेयक को अधिनियम बनाने में उसका कोई भूमिका नहीं रहती। यदि राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के पास भेजा जाता है और उसे दोबारा पारित कर फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि अब राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो मनी बिल से संबंधित अगर हम राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो संसद द्वारा पारित प्रत्येक वित्त विधेयक को यानी फाइनेंशियल बिल को जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, को विधेयक को स्वीकृति दे सकता है ताकि वो एक्ट बन जाए। वो स्वीकृति न दे तो विधेयक समाप्त हो जाएगा और अधिनियम नहीं बन पाएगा। लेकिन मनी बिल के संबंध में राज्यपाल का क्या है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में मनी बिल को लेकर। इस प्रकार राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः राष्ट्रपति वित्त विधेयकों को संसद में पूरा स्थापित जो हम बोल सकते हैं होने के स्वरूप को स्वीकृति दे सकता है, क्योंकि इस उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया हो गया होता है। जब वित्त विधेयक किसी राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, तो स्वीकृति दे सकता है बिल को ताकि वो एक्ट बन पाए, या फिर उसको रोक सकता है,
ताकि वो खत्म हो जाए और नहीं बन पाए। तो इस प्रकार राष्ट्रपति फाइनेंशियल बिल को राज्य विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, जैसा कि संसद के मामले में होता है। लेकिन मनी बिल के संबंध में राज्यपाल का क्या हक है? देखिए भाई, कोई भी वित्त विधेयक जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्य के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राज्यपाल के पास, उसके पास भी 3 विकल्प है। पहला तो स्वीकृति दे सकता है ताकि बिल एक्ट बन जाए, या फिर बिल को रोक सकता है और ताकि वो खत्म हो जाए और एक नहीं बन पाए। वहीं बिल को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रख सकता है कि भाई इस पर विचार करेंगे राष्ट्रपति ही। इस तरह राज्यपाल वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस नहीं कर सकता। तो सामान्यतः उसकी पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा द्वारा पूरा स्थापित वित्त विधेयक को स्वीकृति देता है, और जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ वित्त विधेयक को सुरक्षित रखता है तो इस विधेयक के क्रियाकलाप पर फिर उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। समझे, यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे दे तो यह अधिनियम बन जाता है, और इसका अर्थ है क्या कि राज्यपाल की स्वीकृति अब आवश्यक नहीं है, और और हम बोल सकते हैं आगे चलकर राज्यपाल को मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। फिर अध्यादेश निर्माण में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अधिकारियों की मैं तुलना करूं तो मैं पाऊंगा, पहला तो ये समझिए कि यदि किसी अध्यादेश को केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो। दूसरे उपबंध से पर अभिप्राय है कि भाई राष्ट्रपति तब भी कोई अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब केवल एक सदन सत्र में हो, क्योंकि कोई भी विधि दोनों सदनों द्वारा पारित की जानी होती, न कि एक सदन द्वारा। वही राज्यपाल की अगर बात करें तो वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब विधानसभा एक परिषदीय व्यवस्था में सत्र में ना हो, या सत्र में बहुसदस्यीय व्यवस्था विधानसभा मंडल के सदन सत्र में ना हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि दूसरी व्यवस्था कानून के अध्यादेश के बारे में तब लागू होती है जब केवल एक सदन यानी बहुसदनीय व्यवस्था सत्र में ना हो, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना जरूरी है। वहीं राष्ट्रपति के संदर्भ में वह किसी अध्यादेश को तभी प्रख्यापित कर सकता है जब वह देखे कि ऐसी परिस्थितियां बन गई कि त्वरित कदम उठाना आवश्यक है। अध्यादेश निर्माण शक्ति के मामले में उसे संसद के अस्तित्व के समान शक्ति है, और वह उन्हीं विषय को अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके संबंध में संसद विधि बनाती है। उसके द्वारा जारी कोई अध्यादेश उसी तरह प्रभावित है जैसे संसद द्वारा निर्मित कोई अधिनियम। तो संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम की सीमाओं के बराबर ही उसके द्वारा जारी अध्यादेश की सीमाएं। इसका मतलब है कि उसके द्वारा जारी अध्यादेश अवैध हो सकता है यदि वह संसद द्वारा बना सकने योग्य न हो। वह एक अध्यादेश को किसी विषय में वापस कर सकता है उसके अध्यादेश निर्माण की शक्ति सुरक्षित नहीं हो। इसका मतलब वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। इसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाना चाहिए, और उसके द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 माह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह उस स्थिति में पहले भी समाप्त हो जाता है जब संसद के दोनों सदनों इसे स्वीकृत करने का संकल्प पारित करे, स्वीकृत करने का। वहीं उसे अध्यादेश बनाने में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं अगर इसके मामले में बात करें राज्यपाल के मामले में, तो जब वो इस बात से संतुष्ट हो कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि तुरंत कदम उठाया जाना जरूरी है, तो वह अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अध्यादेश निर्माण की उस शक्ति राज्य विधान परिषद के सह अस्तित्व के रूप में, यानी वह उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी करता है जिन पर विधानमंडल की विधि बनाने का अधिकार है। उसके द्वारा जारी अध्यादेश को शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के समान होती है, और उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद के अधिनियम के बराबर है। उसके द्वारा जारी अध्यादेश यदि विधानमंडल द्वारा पारित करने की सीमा में नहीं होगा तो वह अवैध हो जाएगा। वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस कर सकता है, और इसके अध्यादेश निर्माण जो है कि शांति स्वैच्छिक नहीं है। इसका मतलब यह है इसका मतलब हुआ कि वह कोई विधि बनाने या किसी अध्यादेश को वापस लेने का काम केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है ना। तो उसके द्वारा जारी अध्यादेश को पुनर्निर्मित करने के लिए उसे विधानमंडल के दोनों सदनों द्विसदनीय व्यवस्था में सामने प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके द्वारा अध्यादेश राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह उपरांत समाप्त हो जाता है। यह इससे भी पहले आपको समझना है कि इसके भी पहले भी समाप्त हो सकता है यदि राज्य विधानसभा इसे स्वीकृति करे और विधान परिषद जहां इस अस्वीकृति को समिति प्रदान करे। यह बिना राष्ट्रपति से निर्देश के निम्न 3 मामलों में अध्यादेश नहीं बना सकता है यदि राज्य विधानमंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो। यदि वह समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अवश्य माने, तो यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना यह अवैध हो जाए। वही हमारा जो अगला है क्षमादान यानी पार्डनिंग के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की तुलनात्मक शक्तियां क्या है भाई।
राष्ट्रपति व केंद्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड, क्षमा, उसका परिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। वो सजाए मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही अधिकार है कि वह मृत्यु दंड को, सजा को माफ कर दे। वो कोर्ट मार्शल, सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन राज्यपाल के मामले में वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। वह मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो तो भी उसे राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है। उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है ना। ये हम लोगों ने देखा। तो ये हो गया राज्यपाल के संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम अनुच्छेद 154, 163, 164 को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी या संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होगी। आर्टिकल 154 में दिया है। अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा आर्टिकल 163 अपने अन्य कार्य को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। राज्य मंत्रिपरिषद की विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मंत्रिपरिषद के विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी हो गया। अनुच्छेद 164 यह उपबंध राज्य में राज्यपाल की संवैधानिक बुनियादी के रूप में है, बुनियाद के रूप में जिसे हम बोल सकते हैं। वहीं अगला जो हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीफ मिनिस्टर, है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगला जो हमारा है वो है चीफ मिनिस्टर को लेकर। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ जानकारी मैं देता हूँ। संविधान द्वारा सरकार के संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक, दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री। इससे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए इसमें ये एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। इससे रिलेटेड मैं कुछ आर्टिकल बताता हूँ। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना शामिल है। आर्टिकल 164 में जो है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। आर्टिकल 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व हैं। अगला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे भारत का संविधान केंद्र के समान है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। समान राज्य में भी जो हम बोल सकते हैं संसदीय व्यवस्था को पाबंद कराता है। तो राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक अधिकारी मंत्रिपरिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। राज्य में मंत्रिपरिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तरह होती है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सरकार के सिद्धांतों को विस्तार से नहीं बताया गया, लेकिन दो अनुच्छेदों जैसे आर्टिकल 163 और 164 में कुछ सामान्य उपबंधों की चर्चा की गई। आर्टिकल 163 में राज्य परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते एवं शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 167 में हम बोल सकते हैं मुख्यमंत्री का कर्तव्य के बारे में है। आर्टिकल 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। आर्टिकल 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं बता दूं आपको कुछ और चीज़ें कि मंत्रालय शब्द केंद्र के लिए प्रयोग होता ना कि राज्यों के लिए। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार विभागों में बटा होता ना कि मंत्रालयों में, है ना। ये ध्यान देना है। अगला जो स्टेट लेजिस्लेचर है भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहला तो ये कि राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल के केंद्रीय प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि ये सभी संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ विभेद पाया गया है। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एकरूपता नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। अधिकतर राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है जबकि कुछ में द्विसदनीय। वर्तमान में 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, केवल 7 राज्यों में 2 सदन है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अभी भी है। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 द्वारा की गई है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद की स्थापना को बंद किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी।
जो अभी तक जारी नहीं की गई, इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल ही है। ये तो आपने देखा। अच्छा, एक चीज़ और समझना, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें कितना ये होता है, निर्वाचन पद्धति क्या होती है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एलिजिबिलिटी क्या होता है ना। जो एग्ज़ाम के लिए उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आफ्टर एग्जामिनेशन हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर हमारा रियली काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट, हम बोल सकते हैं बड़ी नहीं, हाई कोर्ट को लेकर। देखिए, भारत की एकल समेकित जो न्यायिक व्यवस्था है ना, इस ये वाला देखिए, उसमें उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करते हैं। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में कुछ न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ, और तब हुआ जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुई। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय का स्थापना इलाहाबाद में हुई। कालक्रम में ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत का अपना उच्च न्यायालय बन गया। 1950 के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। तो भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इस समय देश में 24 उच्च न्यायालय, इनमें से 4 साझा उच्च न्यायालय। केवल दिल्ली ऐसा संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय 1966 से। अन्य संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न जो है राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं। संसद एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है, अथवा किसी संघ राज्य क्षेत्र को एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। सभी 24 उच्च न्यायालयों के नाम, स्थापना का वर्ष, न्यायिक और क्षेत्र स्थान, पीठों की सहित इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्य के न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्रों, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। उच्च न्यायालय का संगठन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायाधीश के बारे में बता दूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल से के परामर्श के बाद की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श करता है। द्वितीय न्यायाधीश मामले, जो 1993 के उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि तब तक उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा सकती जब तक वो राय के अनुरूप न हो। तीसरे न्यायाधीश मामला 1998 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 2 वरीयतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही राज्य से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। वहीं 99 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें 2014 वाला, उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्यकृत कॉलेजियम सिस्टम को एक नए निकाय, राष्ट्रीय निकाय नियुक्ति आयोग NJSC से प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन तथा NJSC एक्ट दोनों का संवैधानिक घोषित कर दिया। परिणामतः पुराना कॉलेजियम सिस्टम पुनः अस्तित्व में आया और यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 4th जजेस केस 2015 में दिया और कोर्ट ने राय व्यक्त की कि नई व्यवस्था यानी NJSC न्यायपालिका को जो है स्वतंत्रता को प्रभावित करेगी। भाई, न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक का उसको न्यायिक क्षेत्र में अनुभव हो, वो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो। तो संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब मैं बता दूं कि न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल निर्धारित किया गया है नहीं। इस संबंध में 4 प्रावधान है। देखिए, 62 वर्ष की आयु तक पद रहता है। उसकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और इस संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेज सकता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर वो पद छोड़ देता है। न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ
संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन, इस प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के बहुमत का समर्थन और इस सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 का समर्थन मिलना आवश्यक है। हटाने के दो आधार सिद्ध कदाचार अक्षमता, इस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया और आधारों पर हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा हटाने के निम्नलिखित नियम है, जैसे 100 सदस्यों लोकसभा अथवा 50 सदस्यों राज्यसभा का हस्ताक्षर हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। यानी आप समझिए जैसे राष्ट्रपति का है, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठन करेगा। समिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। इसको एक्सपर्ट जस्टिस जिसको बोल सकते हैं, कानून का जानकार हो। यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या अयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर जो है विचार कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति को भेज सकता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति का आदेश पारित करता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का समान ही है। अब तक उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, ध्यान देना है। तो ये तो हम लोगों ने ध्यान दिया। अच्छा, वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित क्षेत्र की शक्तियाँ प्राप्त है: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख का न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये चीज़ हमने देखा। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि अगला जो हमारा ये सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था। वो क्या है कि देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट में यानी राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिन्हें निम्न न्यायालयों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहने का कारण यह है कि भाई ये उच्च न्यायालय का अधीन होते हैं। ये उच्च न्यायालय के जैसे बोल सकते हैं अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 है कि न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले उपबंधों का वर्णन किया गया। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है उसकी पदस्थापना पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। वो व्यक्ति जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उससे उसमें निम्न योग्यता होनी चाहिए: वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बता दूं, उच्च न्यायालय के नीचे जिला एवं सत्र आता है न्यायाधीश का न्यायालय। एक तरफ दीवानी पक्ष होता है, एक तरफ फौजदारी पक्ष होता है। दीवानी पक्ष की तरफ अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय होता है और फिर मुंसिफ अदालत होता है। वहीं फौजदारी पक्ष के तरफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। एक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और उसके लिए सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का आर्टिकल 14 एवं 12 एक राज्य के लिए बाध्यकारी बनाता है कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर के आधार पर न्याय का संवर्धन करे। 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जो कि 9 नवंबर 1995 से लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नलसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1947 के गठन के तहत किया गया है। कानूनी सहायता कार्यक्रमों के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए तथा अधिनियम को उपलब्ध कानूनी वैधानिक सेवाओं के लिए नीति एवं कार्यक्रम बनाने के लिए। तो प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के कानूनी राज्य जैसे बोल सकते हैं एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति यानी हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का गठन किया गया है। जिला एवं तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा तालुका कानूनी सेवा का प्राधिकरण का गठन NLSA की नीतियां एवं निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए, साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया है ना। अब ये ध्यान देना है कि लोक अदालत एक पॉइंट है। लोक अदालत एक मंच फोरम है जहां वो मामले जो न्यायालय में लंबित हैं
अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालत में कराया जाता है। तो अर्थ क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न रूप से परिभाषित किया है। कैसे? लोक अदालत न्याय व्यवस्था का पुराना स्वरूप है जो प्राचीन भारत में प्रचलित है और इसकी वैधता आधुनिक युग में समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग में लोक अदालत का अर्थ है कि जनता की अदालत या न्यायालय, है ना। ये ध्यान दिलाए कि लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजय पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रह जाता है। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय किफायती कार्यक्रम और अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक रूप में स्वीकृति पा चुका है ना। अब एक होता है वैधानिक शक्ति। देखिए, स्वतंत्रोत्तर काल में पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। यह पहल विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी और परिणाम स्वरूप लोक अदालतों का देश के अन्य हिस्सों में प्रसार होने लगा और इस समय यह व्यवसाय एक स्वैच्छिक और समझौताकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी। इसके निर्णय के पीछे कोई वैधानिक पृष्ठपोषण यानी बैकिंग नहीं था, लेकिन लोक अदालतों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सुरक्षा तथा इसके द्वारा पारित फैसलों को वैधानिक पृष्ठपोषण यानी बैकिंग देने की मांग उठी और यही कारण है कि लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट पारित किया गया। तो अब ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब अगला स्थायी लोक अदालतें। ठीक है, कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 को 2012 में संशोधित कर सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थायी लोक अदालत का प्रावधान किया गया है। तो ये सारा चीज़ है। अब ये हमारा हो गया। अगला है हमारा परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट। ध्यान देना है कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह पारिवारिक मामले से संबंधित विवादों में मध्यस्थता बातचीत को प्रोत्साहित करने, त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम किया गया। तो अगर मैं बात करूँ परिवार न्यायालय की स्थापना 2016 में, तो आंध्र प्रदेश में 14 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 भी नहीं, असम में 3 है, बिहार में 39 है, छत्तीसगढ़ में 19 है, दिल्ली में 15, गोवा में 1 भी नहीं, गुजरात में 17, हरियाणा में 7 है, हिमाचल प्रदेश में 1 ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में 1 भी नहीं है, झारखंड में 21 है, कर्नाटक में 27 है, केरला में 28 है, मध्य प्रदेश में 44 है, महाराष्ट्र में 2 है, मणिपुर में 5 है, मेघालय में 1 भी नहीं, मिजोरम में 4 है, नागालैंड में 2 है, उड़ीसा में 17 है, पंजाब में 7 है, पुडुचेरी में 1 है, राजस्थान में 28 है, सिक्किम में 4 है, तमिलनाडु में 14 है, तेलंगाना में 14 है और उसी के साथ त्रिपुरा में 3 है, उत्तर प्रदेश में 76 है, उत्तराखंड में 7 है, पश्चिम बंगाल में 2 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में टोटल 438 है, जिसे हम बोल सकते हैं 2016 में परिवार न्यायालय संचालित है। अगला ग्राम न्यायालय है। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निचले स्तर पर पानी यानी तृणमूल स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया और इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके द्वारा न्याय सुलभ कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य शक्तियों के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। तो भारत के विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट जो कि ग्राम न्यायालय पद है, उसमें ग्राम न्यायालय की स्थापना का सुझाव दिया है, जिससे कि सशक्त सुनिश्चित न्याय आम नागरिक को सुलभ कराया जा सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 मोटे तौर पर विधि आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है ना। तो अब ये हमारा हो गया। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना 2016 के अनुसार ग्राम न्यायालय का अधिसूची जो है मध्य प्रदेश में 89 है, लेकिन अभी तक एक्टिव कार्य कर रहा है 89 ही। राजस्थान में 45 है, 45 को काम कर रहा है। कर्नाटक में 2 है, 1 भी काम नहीं कर रहा है। उड़ीसा में अगर मैं बात करूं तो 16 है, 13 काम कर रहा है। महाराष्ट्र में 23 है, 23 काम कर रहा है। झारखंड में 6, 1 भी काम नहीं कर रहा है। गोवा में 2 है, 1 भी काम नहीं कर रहा है। पंजाब में 2, 1 काम कर रहा है। हरियाणा में 2 है, 2 काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 है और 2 काम कर रहा है। समझो, तो टोटल 291 हमारे यहाँ ग्राम न्यायालयों की अधिसूची है, लेकिन कार्यरत 175 ही है। ये चीज़ समझ जाना। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो ख़त्म हो गया ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये अब ख़त्म हो गया। अब तो देखो स्टेटस इसका ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो इसके को हमको पढ़ के हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना कि जम्मू कश्मीर को कौन सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, कितने नंबर का। तो इस प्रकार कितने नंबर का मैं बोल रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी है कि नहीं, या फिर हमारे यहाँ टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी उसका नाम बताना। अब एक चीज़ ध्यान देना कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371 झ तक 12 राज्यों
के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। इन राज्यों के नाम में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक है। वो इसका उद्देश्य उन राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना या इन राज्यों को कुछ अशांत इलाकों में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करना, इन राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। वैसे मूल संविधान में राज्यों के लिए इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं थे। इन प्रावधानों के संबंधित राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को मद्देनजर या राज्यों के पुनर्गठन के समय उत्पन्न समस्याओं के हल करने के लिए कई संविधि संशोधनों द्वारा शामिल किया गया। पहला भाई कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान किया है। आर्टिकल 371 राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वह महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष शक्तियां दे सकती हैं। पहला कि मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक यानी अलग विकास बोर्डों की स्थापना। यह प्रावधान करना कि इन बोर्डों के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा और उक्त परिणित क्षेत्रों में विकास व्यय हेतु विधियों का सामयपूर्ण आवंटन और उक्त वर्णित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निमित्त उचित व्यवस्था करना एवं उक्त वर्णित क्षेत्रों के युवाओं के लिए राज्यों के सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। नागालैंड के लिए प्रावधान। आर्टिकल 371 के अंतर्गत नागालैंड राज्य के निम्न प्रावधान किए गए हैं। संसद द्वारा निम्न मामलों के संबंध में बनाए गए अधिनियम तब तक नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन न कर दें। इसमें नागाओं के धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, सिविल और दंडिक न्याय प्रशासन जहाँ विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं और भूमि और इससे संबंधित स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण नागालैंड जब तक स्थानीय नागाओं द्वारा किए गए उपद्रव समाप्त नहीं हो जाते तब तक राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का विशेष दायित्व राज्यपाल पर ही है। ध्यान दीजिएगा। और अपने इन दायित्वों के निर्वहन में राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद से परामर्श कर सकता है, लेकिन वो स्वविवेक से निर्णय लेने का अधिकारी है तथा इसका निर्णय ही अंतिम एवं मान्य होगा। राज्य के इस विशेष दायित्व के यदि राष्ट्रपति चाहे तो समाप्त कर सकता है। राज्यपाल का दायित्व है कि वो केंद्र सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु विशेष कार्य हेतु दिए गए धन का उचित आवंटन करे, व्यय सुनिश्चित करो जिसमें इस कार्य से संबंधित अनुदान मांगे भी शामिल है। राज्य के त्वेनसांग जिले के 35 सदस्यों क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्यपाल को इस परिषद के गठन, सदस्य के चयन की वृत्ति, उनकी योग्यता, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते, परिषद के कार्य और उसकी कार्य प्रणाली, परिषद के लिए अधिकारियों अन्य लोगों की नियुक्ति एवं उनकी सेवा शर्तों तथा परिषद के कार्य संचालन से संबंधित अन्य प्रकार के नियम और विनियमों को बनाने का अधिकार होगा। नागालैंड के निर्माण से 10 वर्ष की अवधि आगे भी राज्यपाल के विवेकानुसार इस क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में त्वेनसांग जिले के बारे में निम्नलिखित प्रावधान होंगे, जैसे कि त्वेनसांग जिले के शासन का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल केंद्र से राज्य के विकास के लिए प्राप्त विधि से त्वेनसांग जिले और शेष नागालैंड को विकास हेतु उचित धन का आवंटन सुनिश्चित करेगा। नागालैंड विधानसभा द्वारा बनाई गई कोई भी अधिनियम त्वेनसांग जिले पर जब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उस जिले के क्षेत्रीय परिषद राज्यपाल को इस बारे में अनुशंसा न करे। राज्यपाल त्वेनसांग जिले में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए उचित विनियम बना सकता है और इस प्रकार किसी विनियमों को संसद के अधिनियम या किसी अन्य कानून जो कि जिलों पर लागू होता है उसके द्वारा संशोधित या समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में राज्य मंत्री परिषद में त्वेनसांग जिले के लिए एक मंत्री होगा और नागालैंड की विधानसभा त्वेनसांग जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों में से ही चुना जाएगा। त्वेनसांग जिले के संबंध में अंतिम निर्णय राज्यपाल अपना विवेकानुसार ही लेगा और नागालैंड विधानसभा में त्वेनसांग जिले के विधायकों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से न होकर क्षेत्रीय परिषद द्वारा किया जाएगा। असम और मणिपुर के लिए प्रावधान जो है उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 371 ख के अंतर्गत असम का राज्यपाल राज्य विधानसभा के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों से या ऐसे सदस्यों से जिन्हें वह उचित समझता है एक समिति का गठन कर सकता है। आर्टिकल 371 जिसे या ग बोल सकते हैं, मणिपुर के संबंध में निम्न विशेष प्रकार के प्रावधान है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों की एक समिति का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। राज्यपाल राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी बोल सकते हैं संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन जो है क्या कर सकता है, भेजेगा।
राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए क्या प्रावधान है भाई? आर्टिकल 371 घ और 371 अंग, जैसे हम बोल सकते हैं डी और ई में आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। देश में 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 अनुच्छेद 371 डी का विस्तृत करके तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई और आर्टिकल 371 डी में निम्नलिखित उल्लेख है, जैसे कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में समान अवसर प्राप्त करने के लिए उचित व्यवस्था कर सके और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान भी बना सके। और ये भी एक दिया हुआ है कि आर्टिकल 371 अंग, जिसे यानी ई, संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापना करने का अधिकार देता है। अरे सिक्किम के लिए क्या प्रावधान? इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था इन 2018 कि 36 संविधान यानी 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा राज्य में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया है ना, जिसमें उल्लेखित है कि निम्नलिखित विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा। निम्नलिखित में सिक्किम को एक सीट दी जाएगी तब तथा पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। सिक्किम जनसंख्या के विभिन्न अनुभागों के अधिकार एवं हितों की रक्षा के लिए संसद को अधिकार दिया गया है कि वह सिक्किम विधानसभा का अधिकांश सीटें इन समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय की किसी सीट में बदलाव होता है तो वो भी वह अकेला इस सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो राज्य के राज्यपाल का विशेष जो है दायित्व है कि वह सिक्किम में शांति स्थापित करने की व्यवस्था करे तथा राज्य की जनसंख्या के समान, है ना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के अवसरों का उचित आवंटन सुनिश्चित करे। अपने इस दायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा उसे प्रदान की गई विशेष शक्तियों के अंतर्गत स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो भारतीय संघ के राज्यों के लिए बनाए गए किसी नियम को सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित प्रतिबंध या संशोधन द्वारा कर सकता है। मिजोरम के लिए क्या प्रावधान है भाई? देखिए इसके बारे में, देखिए आर्टिकल 371 यानी 371 मिजोरम के लिए कुछ प्रावधान है, जैसे कि संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम मिजोरम राज्य पर तब लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य के विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे। मिजो लोगों के सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को लेकर है। मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया को लेकर है और सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जान विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार हो। भूमि के स्वामित्व और अंतरण मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। अरुणाचल प्रदेश और गोवा को लेकर कुछ है, जैसे कि अनुच्छेद 371 जब में अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 30 सदस्य होंगे और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने का दायित्व होगा। गोवा को लेकर एक आर्टिकल 371 गोवा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि राज्य के विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। कर्नाटका को लेकर कुछ चीज़ें बोली गई हैं। आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटका के राज्यपाल के विशेष दायित्व निश्चित करे, जैसे हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के अलग अलग डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना। इस बात का प्रावधान करना है कि बोर्ड के संचालन से संबंधित प्रतिवेदन हर वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाए। क्षेत्र में विकासात्मक खर्चों के लिए विधि का समत्वपूर्ण आवंटन, क्षेत्र में क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण, क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार को पदों में आरक्षण। तो आर्टिकल 371 यानी जे यानी 371 जे, जो कि हैदराबाद कर्नाटका क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में समाहित किया गया विशेष प्रावधान का लक्ष्य क्षेत्र के विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए समत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। साथ ही मानव संसाधन, है ना, संवर्धन तथा क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है। वहीं 2010 में कर्नाटका की विधानसभा तथा विधान परिषद ने कर्नाटका राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अलग अलग संकल्प जारी किए और कर्नाटक सरकार ने भी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत पर सहमति जताई। तो इन संकल्पों से अपेक्षा की गई कि इससे अत्यंत पिछड़े वर्ग में विकास की गति बढ़ाई जा सकेगी। अंतर जिला तथा अंतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए समावेशी विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।
तो इस प्रकार जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट वाला कंप्लीट हुआ। अगला हमारा जो लेक्चर होगा लेक्चर 9, जिसमें हम लोग पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे, यानी पंचायती राज और नगर निगम को लेकर, लोकल गवर्नमेंट को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।